हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। 3 नवंबर है आज और काफ़ी अच्छे आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोटेशन से। आज का कोटेशन है, सिंसियरिटी इज़ द सम ऑफ ऑल मॉरल क्वालिटीज़। बी आर अम्बेडकर साहब का स्टेटमेंट है। सिंसियरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है हमारे लाइफ में, that we can shown by this statement. Sincerity is the sum of all moral qualities. तो आज कौन कौन सा आर्टिकल है, देखिए सी राजा मोहन का एक आर्टिकल है, आपने देखा होगा, और उसमें भी क्वाड को लेकर के, लेकिन एग्जैक्टली वो क्वाड पर नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। फेजेस वाइज है, फर्स्ट फेज में, फिर सेकेंड फेज में क्या था इंडिया में, थर्ड और फोर्थ फेज कैसा है, तो उसके बारे में डिस्कशन है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है वो। इसके अलावा एक आर्टिकल हम देखेंगे, इकोनॉमी पर बेस्ड होगा वो। अभी जो लेटेस्ट डाटा है वो क्या बता रहे हैं, क्या इकोनॉमी में सुधार हुआ है या फिर पहले वाली ही स्थिति है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल अपना, ग्रेडेड ऑप्टिमिज्म, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से इसको एसोसिएट कीजिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो ये आर्टिकल है, जैसा कि अभी तक हमने जो भी आर्टिकल पढ़ा है इकोनॉमी पे खास करके, उसमें ज़्यादातर हमने स्लो डाउन पर ही फोकस किया था और ये देखा था कि कैसे ग्रोथ नीचे जा रहा है, डिमांड कम हो गई है। अभी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो इसको इम्प्रूवमेंट शो कर रहे हैं कि अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम वापस जा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ रही हैं और आफ्टर लॉकडाउन ये इम्पैक्ट है। और एक जो भी इंडिकेटर्स हैं उन्होंने बताया कि जो एग्रीगेट डिमांड है और साथ में सप्लाई है, दोनों ही में इम्प्रूवमेंट हुआ है रिस्ट्रिक्शंस के ईज़ होने के बाद से। ठीक है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है ये इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए। एंड द लार्ज पार्ट ऑफ हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज sectors such as airline, hospitality, tourism continue to lag the industrial sector. हाँ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर दिक्कतें अभी भी हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर लोग अभी बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। जो जितना एक होता था टूरिज़्म सेक्टर में या हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में जो भी बेनिफिट्स होते थे, तो वहाँ पर अभी थोड़ी सी कमी है। और लेकिन हाँ, और कई सारे सेक्टर हैं जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी रिवाइव हो चुके हैं, रिवाइवल देखा भी जा रहा है। एंड इसमें दो हम लेवल देखेंगे, एक तो प्रोडक्शन साइड से क्या स्थिति है और कंजम्पशन साइड से क्या स्थिति है। तो अगर हम प्रोडक्शन साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या सिग्नल किया गया है, दैट द कंटिन्यूइंग पिकअप इन द सप्लाई साइड। तो सप्लाई साइड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये बताया गया निकीज मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। याद रखिएगा, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसमें क्या क्या चीज़ें निकाली जाती हैं, क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। और इसमें ये बताया गया कि स्थिति में सुधार हुआ है, फास्टेस्ट एक्सपेंशन शो किया गया है फैक्ट्रीज में, यानी कि सप्लाई साइड से भी स्थिति अच्छी हुई है, आउटपुट बढ़ने लगा है। द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, आपको मालूम है कौन कौन से हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे सबका नाम नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 8 के 8 कोर इंडस्ट्री का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे 3 तो दे रखे हैं, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, इसके अलावा जो है, या फिर आप टोटल 8 के 8 भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप प्रायोरिटी वाइज बताएं तो और अच्छा होगा कि किस कोर इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा उसका वैल्यू है, तो मैक्सिमम पर कौन है, मिनिमम पर कौन है, ये आप वहाँ पर बता सकते हैं। अब देखिए कंजम्पशन साइड की हम बात करते हैं। अब प्रोडक्शन तो आपको समझ में आ गया कि वहाँ पे स्थिति सही हो रही है। कंजम्पशन में इंडिकेटिंग अ पिकअप इन डिमांड, डिमांड भी बढ़ा है, गुड सर्विस टैक्स का जो कलेक्शन है वो बढ़ा है, इससे ये पता लगा। तो टोटल कितना कलेक्शन हुआ है, 10% ज़्यादा कलेक्शन हुआ है, हायर कलेक्शन ओवर द सेम पीरियड द लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पे पिछले मंथ से कंपेयर नहीं किया जा रहा, लास्ट ईयर के सेम पीरियड से कंपेयर करके देखा जा रहा है। तो 10% ज़्यादा कलेक्शन हुआ है, इसका मतलब क्या है कि स्थिति अच्छी हो रही है, सामान्य हो रही है और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में भी बेटर हो रहा है कंजम्पशन साइड से अगर देखेंगे तो। एंड द कंटिन्यूड राइज इन ई वे बिल जनरेशन ऑल्सो पॉइंट्स टुवर्ड द इम्प्रूवमेंट द एक्टिविटीज़। ई वे बिल आपने सुना है इसके बारे में, ई वे बिल सरकार ने कब लॉन्च किया, क्या है ये, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कितना वर्कलोड होता है इसमें गाड़ी के ऊपर, तो ये या कितने किलोमीटर तक इसको लगाया जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए वे बिल के बारे में।
तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ई वे बिल का जनरेशन जो है वो भी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। इसका मतलब क्या है कि जो गुड्स को लेकर के गाड़ियाँ इधर से उधर जाती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में बढ़ावत हुई और वो बढ़ी हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादा कलेक्शन हुआ है यहाँ पर। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड को शो कर रहा है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स और हैं जो बताते हैं कि डिमांड फॉर बोथ 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स अपीयर टू बी फर्मिंग अप। तो जहाँ एक तरफ 2 व्हीलर्स की डिमांड बढ़ी है, 4 व्हीलर्स की भी डिमांड बढ़ी है। मारुति सुजुकी ये सब जो है बहुत ज़्यादा इनकी बिक्री हुई है। इसके अलावा मतलब 18% ज़्यादा बिक्री हुई है, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प आपके इसमें भी डिमांड बढ़ा है सेमी अर्बन और अर्बन एरिया में, ठीक है। एंड रेलवे फ्रेट रेवेन्यू वाज अप इन द फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर। और रेलवे के रेवेन्यू में भी, जो रेलवे फ्रेट रेवेन्यू है उसके भी रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, वहाँ पे भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को यहाँ पे शो कर रहे हैं, एक काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। और ये बहुत समय के बाद हम ऐसा न्यूज़ पढ़ रहे हैं जिसमें कि जो इंडिकेटर्स हैं वो शो कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इंडिया की इकोनॉमी है वो फिर से पटरी पर आ रही है, डिमांड बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सप्लाई साइड से भी अच्छी खबर है। एंड फॉर वन पार्ट ऑफ द रिकवरी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी ट्रेस्ड टू द ऑन गोइंग फेस्टिव सीज़न। तो अब देखिए फेस्टिव सीज़न चूँकि शुरू हो चुका है, शादियों का भी समय स्टार्ट हो चुका है, तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो अभी और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। और ये एक इंडिकेशन भी शो कर रहा है कि रिकवरी इकोनॉमी में तेज़ी से हो पाएंगे इसके बाद। हाँ, लेकिन ये भी है कि जो रिस्क है, इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो भी काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 का इन्फेक्शन फेस्टिव सीज़न में बढ़ रहा है। बिकॉज़ अभी कई सारे डाटा ये बता रहे हैं कि जो मार्केट का एरिया है, मार्केट के एरिया में ये कोरोना का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। बिकॉज़ वहाँ पे क्या हो रहा है, जो जितने भी नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, ये सारी चीज़ें वो ब्रीच हो जाती हैं समहाउ, और उससे इन्फेक्शन को रोकना मुश्किल हो रहा है उन एरिया में। तो ये एक तरीके से एक बुरी खबर भी है। तो यहाँ इकोनॉमी को एक तरफ हमें बचाना है, इनकम की अनसर्टेनिटी को कम करना है, बेटर करना है, इम्पैक्ट को कम करना है जो एडवर्स इम्पैक्ट है इकोनॉमी में। और दूसरी तरफ जो अभी हेल्थ का कंसर्न है, इतना बड़ा इशू है, उसको भी मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ कपल्ड हैं, इसको कैसे अभी इकोनॉमी और हेल्थ दोनों पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है आउटसाइड द क्वाड। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, IR से इसको एसोसिएट कीजिए और इसको बहुत ही अच्छे से और आराम से समझना है, ठीक है। सो अभी रीसेंट न्यूज़ क्या है, रीसेंट न्यूज़ आपको मालूम होगा 3 तारीख से 7 तारीख तक, यानी कि आज से 7 नवंबर तक मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट होने जा रहा है। और ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज होता है। इसमें ये जो मैरीटाइम नेवी, जितने भी नेवीज़ हैं, भारत, जापान, US की नेवीज़ आपस में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन इस बार अलग क्या है, अलग ये है कि बहुत दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इससे जो क्वाड है एक तरीके से, क्योंकि क्वाड में भी ये चारों देश हैं और एनुअल मालाबार एक्सरसाइज में भी चारों देशों का साथ आना एक नए फीचर की तरफ इशारा कर रहा है इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स में। किस तरीके से क्वाड का इमर्जेंस हो रहा है, इस चीज़ को यहाँ पर शो किया जा रहा है। फ़ाइन, तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। बाकी तो ट्रम्प साहब ने बहुत कुछ कहा कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट्स हैं ये जो चारों देशों ने लिए हैं क्वाड को लेकर के। क्वाड कितना सस्टेनेबल होगा, ये एक क्वेश्चन है आगे चल कर के। लेकिन इंडियाज़ एबिलिटी टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ आफ्टर US इलेक्शन टू कंस्ट्रक्ट वाइड रेंज अ न्यू इंटरनेशनल कोलिएशन। तो अभी जैसा कि आपको कई बार हमने आर्टिकल में पढ़ा है कि इंडिया का रेलेवेंस अभी बहुत ज़्यादा है। इंडिया किस तरीके से क्वाड को एडवांटेज और इसकी एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको कन्वर्ट कर सकता है, तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। बाकी वहाँ का जो इलेक्शन है, US का इलेक्शन है, उसके वहाँ पे क्या नतीजे निकलेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बात पे को यहाँ पे उस समय में देखा जाएगा कि क्वाड कितना रेलेवेंस रहेगा आगे चल कर के, इसकी ज़रूरत कितनी है, ये वहाँ के इलेक्शन पर भी निर्भर करेगी।
ऑन द अदर हैंड अभी जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उसको लेकर के दोनों ही जो गवर्नमेंट है अभी वहाँ पर अमेरिका में, रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स, वो दोनों ही इस बात से एग्री करते हैं कि ग्लोबल स्ट्रक्चर अभी बदल रहा है और उसमें इस क्वाड जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत अमेरिका को है। नाउ द रेंज ऑफ ओल्ड इंस्टीट्यूशंस, तो देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, वो है 5 आईज। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो 5 आईज क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि कुछ ओल्ड इंस्टीट्यूशन जैसे कि 5 आईज, जिसमें कि एंग्लो अमेरिकन अलायंस है जो अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ। तो ये 5 देश हो गए ना, तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और दूसरा ओल्ड इंस्टीट्यूशन कौन सा हो गया? G7 ग्रुपिंग। इन दोनों ही जगह पर इनको क्यों बनाया गया था? ताकि जो वेस्टर्न पॉलिसीज़ हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन किया जा सके। और इसमें इंडिया को इनवाइट करना अपने आप में एक बहुत अलग स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। तो इसलिए 5 आईज बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। एंड न्यू लीग ऑफ डेमोक्रेसीज दैट विल एड्रेस अ वाइड रेंज ऑफ इशूज़, जैसे कि वैल्यूज़, कॉमर्स, करप्शन, टैक्सेशन, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल गवर्नेंस, इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए न्यू लीग ऑफ डेमोक्रेसीज बनाई गई थी। और अब जब हम क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड क्या रिफ्लेक्ट करता है? पॉलिटिकल विल एंड आप कह सकते हैं पॉलिटिकल कोलिशन के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक कोलिशन भी क्वाड को कहा जा सकता है। यहाँ पर एक अलग तरीके से सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से रिस्पॉन्ड करने के लिए क्वाड को बनाया गया था। ठीक है। चेंजिंग द वर्ल्ड वॉज इंडीड अ मेजर थीम, अ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया एस्पिरेशन द मिडिल 20th सेंचुरी। तो इंडिया में समय के साथ साथ बदलाव होता गया है। ठीक है। 50s में जो इंडिया की थिंकिंग थी, पॉलिसीज़ थी, वो बहुत अलग थी। 70s में जाकर के बहुत अलग हो गई, जहाँ पर कि एक रेडिकल एजेंडा भी देखने को मिला इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में। लेकिन हाँ, 70s में ही एनवायरनमेंट के लिए भी हमने काम शुरू किया था इंटरनेशनल लेवल पर जा कर के। फिर नैम, द लीडर ऑफ नैम एंड ग्रुप 77 की तरीके से भी हम इमर्ज होकर के आए कि उस समय में इंडिया का क्या मत था? इंडिया का मत ये था कि हम किसी भी एक गुट में ना जाए, इसीलिए हमने गुट निरपेक्ष को फॉलो किया यहाँ पर, और नॉन अलाइन मूवमेंट का कॉन्सेप्ट वहाँ से जनरेट होता है। तो ये 70s का दशक था। और जब हम तीसरे फेज़ में पहुँचते हैं तो तीसरे फेज में कोल्ड वॉर का एंड होता है। ठीक है। लेकिन कोल्ड वॉर के एंड होने से ही एक और आइडियोलॉजी, आप यूँ कह सकते हैं कि एक जो प्रिंसिपल है उसका डोमिनेंस का इमर्जेंस होता है, इमर्ज होकर के आता है, दैट कैन बी कॉल्ड एज वॉशिंगटन कंसेंसस। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। वॉशिंगटन कंसेंसस जो है, इसको आप इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, एक तरीके का प्रिंसिपल है, आइडियोलॉजी है, जहाँ पे कैपिटलिस्ट को बढ़ावा दिया जाता है। वॉशिंगटन कंसेंसस में कई सारी बातें कही गई हैं, प्रिंसिपल्स हैं इसके 10। इसमें से एक बात तो ये कही गई है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो अभी इमर्ज हो रही हैं कंट्रीज़, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन सभी को जो वॉशिंगटन, यानी कि वॉशिंगटन में कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जो कि आपको डेवलपमेंट के लिए सहायता प्रदान करते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बनाए गए जो प्रिंसिपल्स हैं, ये क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। आपके यहाँ पर ओपननेस होना चाहिए, आप बाहर के लोगों को एंट्री दीजिए। ठीक है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। इम्पोर्ट भी आपके यहाँ होना चाहिए, आप एक्सपोर्ट को भी प्रमोट कीजिए। मार्केट ओपन होना चाहिए बेसिकली। स्टेट का जो इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है वो कम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सब प्रिंसिपल्स है वॉशिंगटन कंसेंसस के। और इसका तो यहाँ से तीसरे फेज़ में क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन के फेवर में ये सारी चीज़ें इमर्ज होकर के आई, और इस तरीके से अब इंडिया को कहीं ना कहीं यहाँ पर थ्रेट महसूस होने लगा कि अब धीरे धीरे क्या होगा कि चूँकि हमने गुलामी कई साल देखे थे, तो अब भारत को यहाँ पर लगा कि हो सकता है कि जब हम बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर फिर से वैसी स्थिति आ जाएगी।
तो फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अब वहाँ पे बदलाव किया अपनी प्रिंसिपल में और अपना एक अलग इकोनॉमिक मॉडल अटेन किया। लेकिन दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि जो इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल चला आ रहा था वो फेल हो गया 90s में। आपको याद होगा जैसे उधर कोल्ड वॉर ख़त्म होता है, इधर इंडिया की भी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है और तभी याद होगा 1991 में हमें रिफॉर्म करना पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा भारत को, क्योंकि इनका जो अपना मॉडल था, इकोनॉमिक मॉडल था कि भाई हम ना तो पूरा सोशलिस्ट रहेंगे ना ही हम पूरा कैपिटलिस्ट रहेंगे, हमारा प्रिंसिपल रहेगा सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक का हमने चूज़ किया, जो कि ऑब्वियसली आज भी है। लेकिन इकोनॉमी के टर्म्स में जो हमने चीज़ें रखी थी, हमने मार्केट को क्लोज रखा था, तो वो सब चीज़ें फेल होने लग गई और फाइनली हमें फिर IMF के पास जाना पड़ा। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे वाशिंगटन कंसेंसस का। अब IMF के पास जाना पड़ा तो IMF ने हमसे क्या शर्त रखी कि आपको हम पैसा तभी देंगे जब आप अपने यहाँ पर रिफॉर्म लेकर के आएंगे। कैसा रिफॉर्म? इकोनॉमिक रिफॉर्म। और IMF के अकॉर्डिंगली क्या रिफॉर्म हो सकता था? तो हमें अपने मार्केट को ओपन करना था। तो इस वजह से हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो आपको आईआर के साथ साथ कुछ इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे पता चल गए। नाउ अब क्या हुआ, इंडिया अब जैसे आगे बढ़ा तो वाइल द इम्पेरेटिव ऑफ ग्रोथ डिमांडेड अ ग्रेटर इंगेजमेंट विद वेस्ट एंड फियर ऑफ द US एक्टिविज्म इन कश्मीर। तो उस समय में याद होगा 90s के समय में US का झुकाव बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ था और US का इंटरवेंशन शुरू हो चुका था कश्मीर के इशू में। और तब जाकर के इंडिया को ऐसा लगा कि अब इंडिया को रशिया और चाइना से बात करनी चाहिए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। ऐसा ना हो कि US का यूनिलेटरल पूरा डोमिनेंस हो जाए और US फिर सबको कंट्रोल करने लग जाए हर इकोनॉमी को। तो फिर यहाँ से अब अमेरिकन पावर को कैसे काउंटर करना है, जैसे आज कहीं ना कहीं चाइना के लिए जो पॉलिसीज़ बन रही है ना, यही ऐसी ही पॉलिसीज़ उस समय अमेरिका के लिए थी। और अमेरिकन पावर्स को काउंटर करने के लिए फिर ब्रिक्स फोरम को बनाया जाता है, रशिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर के, और एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है ये। उसके बाद लेटर ऑन US और कश्मीर के ऊपर पूरा इशू बना रहा था। लेकिन जब जॉर्ज W बुश आते हैं तो उनकी पॉलिसीज़, उनकी नीति थोड़ी अच्छी थी और उन्होंने चीज़ों को ईज़ किया, नॉर्मल किया सिचुएशन को और इंडिया के साथ रिलेशन को ठीक करने की कोशिश की। कश्मीर एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन बिकेम पार्ट ऑफ इंडियाज़ डीपनिंग टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट विद चाइना। लेकिन क्या हुआ, आगे चल करके जो चाइना इंडिया के साथ मिल करके काम करना चाहता था कि हम अमेरिका को काउंटर करेंगे, वहीं पर ये जो इशू था कश्मीर वाला वो अमेरिका से उठ करके चाइना की तरफ जा पड़ा और टेरिटोरियल और पॉलिटिकल डिस्प्यूट अब चाइना के साथ हमारे शुरू हो गए इस रीज़न को लेकर के, क्योंकि आपको याद है कि CPEC चाइना का उधर से जा रहा है और इस वजह से इंडिया को काफ़ी दिक्कत है। So Delhi also figured out not possible for BRICS to constrain Beijing। अब बीजिंग को, चाइना को अगर काउंटर करना है तो ब्रिक्स कैसे कर सकता है, क्योंकि ब्रिक्स में जो सबसे अगर हम लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन देखें तो वो चाइना का है। तो इसलिए ब्रिक्स में तो मतलब नहीं है कि चाइना को काउंटर कर सके। अब इसके लिए फिर से मल्टीपोलर एशिया की तरफ जाने की शुरुआत हुई। इंडिया ने फोकस किया कि कैसे हम चाइना को काउंटर करें। फिर क्वाड का इमर्जेंस होता है, क्वाड को फिर बैलेंस ऑफ पावर हो सके इसके लिए भी इमर्ज किया गया। एंड दैट ब्रिंग्स अस फोर्थ फेज इन इंडियाज मल्टीलेटरलिज्म दैट इज़ मार्क्ड बाय द 3 फीचर। अब जो मल्टीलेटरलिज्म है, यहाँ पे पहला है द राइज इन दिल्लीज इंटरनेशनल स्टैंडिंग, द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेट पावर कंसेंसस ऑन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड द ब्रेकआउट द US चाइना राइवलरी। 3 चीज़ें हैं। पहला, इंडिया का जो इंटरनेशनल पॉइंट, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की जो स्टैंडिंग है, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्म जितने भी हैं, चाहे वो UNCLOS हो, WTO का हो और अदर इश्यूज़ हों, ठीक है ना, तो उसको लेकर ICJ में हो। दूसरा है कि ग्रेट पावर कंसेंसस जो था उसका ब्रेकडाउन हो जाना, यानी ग्लोबलाइजेशन के नाम पर। तीसरा है US चाइना की राइवलरी का बढ़ जाना। नाउ इन सब चीज़ों ने क्या किया, shaken by the aggressive Chinese strategy to weaken US-led post-war architect and the invitation to India to join Five Eyes meeting earlier this month। और अब
अब इंडिया की तरफ यूएस का झुकाव बढ़ने लगा है धीरे धीरे। 5 आइज़ की मीटिंग में इंडिया को बुलाना, इनवाइट करना, उसके बाद G7 को और एक्सपेंड करने के लिए बात किया जाना, फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग कोऑपरेशन करना भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। फिर क्वाड प्लस, आपको याद होगा क्वाड प्लस में हम और कंट्रीज़ को जोड़ना चाह रहे हैं, ब्राज़ील, इज़राइल, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, वियतनाम। याद रखिएगा क्वाड प्लस में किसको किसको जोड़ने की बात हो रही है, तो ये सारे कंट्रीज़ को जोड़ने की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है ये क्वाड प्लस में, ठीक है। और अभी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी हुई। मालाबार में से ऑस्ट्रेलिया को बुला लिया गया है। एंड इसके बाद ऑब्वियसली वहाँ का जो इलेक्शन है वो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, लेकिन रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स के बारे में कहा जा रहा है दैट द आइडिया ऑफ द फ्री वर्ल्ड कमिंग टुगेदर टू सेट अप न्यू इंटरनेशनल कोलिशन टू एड्रेस द इमरजेंस चैलेंजेस फ्रॉम द चाइना। अभी फ्री वर्ल्ड के नाम पे चाइना के द्वारा जो थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं यूएस के लिए, उसको दोनों ही गवर्नमेंट, रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेट्स है वो दोनों ही इस चीज़ को समझ रहे हैं और उसके चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया है अपने मैनिफेस्टो में। G7 ग्रुपिंग को एक्सटेंड करके ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया को भी जोड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो रशिया को नहीं जोड़ना चाह रहे हैं। तो ये सारे अभी अपकमिंग्स हैं जो होने वाले हैं। इसके अलावा क्लीन नेटवर्क को प्रमोट करना, ठीक है। एलिमिनेट्स द अनट्रस्टवर्दी वेंडर फ्रॉम द टेलीकॉम सिस्टम डिजिटल ऐप। तो जो आपको याद होगा अभी बहुत बड़ा मुद्दा हुआई का उठा था यूके में, उधर यूएस में। तो क्लीन नेटवर्क को लेकर के आना, ह्यूवेई को काउंटर करना, चाइनीज़ सप्लायर जो हैं जैसे कि ह्यूवेई क्लीन नेटवर्क इज़ नाउ अ ब्रॉडर एफर्ट टू बिल्ड द सिक्योर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम अमंग द लाइक माइंडेड कंट्रीज़। तो जो चाइना के द्वारा सप्लायर्स है, क्योंकि चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है, तो उसको टारगेट करते हुए एक क्लीन नेटवर्क को ओवरऑल जो अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है वहाँ पर लेकर के आना। ब्रिटेन ने भी सेम काम किया है, 10 डेमोक्रेसीज़ के साथ मिलकर के कोalition बनाया है, इंडिया भी उसमें से एक है। कैन कंट्रीब्यूट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योर 5G नेटवर्क एंड रिड्यूस करेंट डिपेंडेंस ऑन चाइना। 5G नेटवर्क को लेकर के अपना एक पूरा कंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे रादर देन डिपेंडेंसी ऑन चाइना। तो फिर चाइना को भी एक साथ मिलकर के काउंटर अप किया जा रहा है। फ्रांस, कनाडा हैव इनवाइटेड इंडिया। अब इंडिया की डिमांड देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फ्रांस और कनाडा ने भी इन्वाइट किया है इन द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 15 देशों के साथ मिलकर के। और इसका ऑब्जेक्टिव होगा AI को प्रमोट करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डेवलपमेंट को बढ़ाना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को शेयर करना एक दूसरे के साथ। वन ऑफ द most consensual development after the US election will be demand for reform the global trading system, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से यूएस को काउंटर किया है, तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि वहाँ का जो ट्रेडिंग सिस्टम है ग्लोबल लेवल पर उसमें रिफॉर्म लेकर के आया जाए। और ये क्या करेगा फिर आगे चल के, हो सकता है कि WTO के नॉर्म्स को भी ये वॉयलेट करे। तो अमेरिका के जो स्टेप्स रहेंगे वो आगे डिसाइड करेंगे कि फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है वो कितनी और रहती है या इसमें बदलाव होता है, इसमें चेंजेस लेकर के आते हैं ये लोग, ये सब मैटर करेगा आगे चल करके। लेकिन हाँ, अभी जिस तरीके से इंडिया में आत्मनिर्भर भारत का हमने एजेंडा लॉन्च किया है, वैसे ही अमेरिका में भी बाय अमेरिकन्स की स्ट्रेटजी को फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि सभी लोग नेशन फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर चलने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। तो फिर जो इंस्टीट्यूशनल हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ग्राउंड्स हैं और जो एजेंडा फ्रेमवर्क्स तैयार हुए हैं, हो सकता है कि फिर वो वॉयलेट होने लग जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब जो क्वाड का इमरजेंस अभी हम देख रहे हैं और क्वाड का रेलेवेंस देख रहे हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम अब एक एक कंट्री या सेल्फ रिलायंस के साथ साथ प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, तो ये जो अभी मल्टी ऑर्डर देख रहे हैं हम लोग इकोनॉमी में, पॉलिटिकल लेवल पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर, इसका रेलेवेंस कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी कहा जा रहा है नाउ दिल्ली द रिसोर्सेज लिवरेज पॉलिटिकल विल मेक डिफरेंस टू द ग्लोबल ऑर्डर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डिस्कशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट। कीप स्टडिंग।